नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादर। दोस्तों, अभी कर्नाटक में कर्नाटक विधानसभा चुनाव चल रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप और सबसे लोकप्रिय एवं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मेहनत कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे कर्नाटक विधानसभा को में बीजेपी के कार्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह कर्नाटक का नहीं, गुजरात का विधानसभा चुनाव है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा वैल्यूएट क्यों कर रही है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों मान रही है कर्नाटक विधानसभा चुनाव को, जिस कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए महीनों से देश के तमाम सर्वे एजेंसी यह बता रही है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना रही है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। उस कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी एवं उनके तमाम लीडरशिप इतनी मेहनत क्यों कर रही है? क्यों कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपने जनसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी के उस षड्यंत्र को देश के लोगों के सामने ला दिया, कांग्रेस पार्टी के उस साजिश को जो कांग्रेस पार्टी इस देश के हिंदुओं के खिलाफ रच रही है, इस देश के हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रही है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, वो भी एक ऐसे राजनीतिक संगठन से मिलकर जो राजनीतिक संगठन एक भारत इस देश के एक आतंकवादी संगठन का ही राजनीतिक विंग है। दरअसल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि वो कर्नाटक चुनाव में सरकार बना रही है, वह कांग्रेस पार्टी एकदम से अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पे बैन लगाने का लिखित आश्वासन क्यों दिया और किस लिए दिया गया, इसके पीछे का पूरा कहानी क्या है और कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाह रहा है इस कर्नाटक चुनाव के माध्यम से, और क्यों नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव अगर बीजेपी हार जाती है तो 2024 का चुनाव उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इस देश में 5 राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ऐसे राज्यों में चुनाव हुआ था और उनमें से अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। छत्तीसगढ़ भी जीत गई, मध्य प्रदेश भी जीत गई, राजस्थान भी जीत गई। उसके बाद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम आया ये पूरे देश ने देखा। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कर्नाटक चुनाव में, अगर जो कि असंभव है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ना बना पाए, अगर ना भी बना पाती है फिर भी 2024 में इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है ऐसा नहीं लगता। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी सभा के दौरान जो बात कहा है वो इस देश के तमाम लोगों को सुनना चाहिए कि इस देश में कांग्रेस पार्टी किस तरह से एक आतंकवादी संगठन के राजनीतिक विंग के साथ गठबंधन करके हाथ मिलाकर इस देश के सनातनी हिंदुओं एवं हिंदू संस्थाओं के खिलाफ साजिश रच रहा है। जो एसडीपीआई उसी आतंकवादी संगठन का राजनीतिक विंग है, राजनीतिक स्वरूप है, जिसको इस देश की सरकार और गृह मंत्रालय ने जांच एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों के रिपोर्ट के आधार पे उसको प्रतिबंध लगाया है उस पे। जी हाँ, वो पीएफआई इस देश में खुले तौर पे इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का अपने एजेंडे पे काम कर रहा था और उसी एजेंडे को पूरा करने के लिए उसका ये राजनीतिक विंग एसडीपीआई बना है। उसी एसडीपीआई के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी क्या साजिश रच रही है इस देश के हिंदुओं के खिलाफ, इस देश के हिंदू संस्थाओं के खिलाफ, और उन्हीं साजिशों के ऊपर आज नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी जनसभा में कहा है, इस देश के लोगों को बताया है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए इस देश के सुरक्षा और संप्रभुता से खिलवाड़ कर रही है, इस देश के अंदर विदेशी ताकतों का सहयोग ले रही है, इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश में अशांति और उन्माद फैलाने के लिए। वोट बैंक के डर की वजह से आज कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द बोलने की भी हिम्मत खो चुकी है। वोट बैंक की इसी राजनीति की वजह से कांग्रेस ने
आतंकवाद को पाला पोसा और उसे पनाह दी। बदलते हुए इस समय में आज आतंकवाद का स्वरूप भी बदल रहा है। स्मगलिंग हो, ड्रग्स का कारोबार हो, सांप्रदायिक उन्माद हो, अब सबके तार कहीं न कहीं आतंकवाद से जुड़ते हैं। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेहतिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। स्नेहरिगे, जब भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की रॉयल फैमिली, शाही परिवार सबसे आगे आता रहता है। भाइयों बहनों, मैं गंभीर विषय पर आज इस धरती पर से कुछ कहना चाहता हूं। आज दिल में बड़ी दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये देश इस प्रकार के खेल कभी माफ नहीं कर सकता है दोस्तों। मैं यहां कहे बिना रह नहीं सकता हूं। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। अब देश को इन सारी बातों का पता है। ये ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है और इस अनुचित कार्य में उन्हें कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती है। इस कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस का शाही परिवार
एक कदम और आगे बढ़ गया है, मर्यादाएं तोड़ के आगे बढ़ा है, देश की भावनाओं को कुचल करके आगे बढ़ा है। मैं जो कहने जा रहा हूं, और ये सिर्फ कर्नाटक का विषय नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे एक एक कन्नडिगा को मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा करोगे नहीं करोगे? भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले लाखों कन्नड़ा स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। कांग्रेस करोड़ों कन्नडिगा की देशभक्ति का अपमान कर रही है। भाइयों बहनों, ये कन्नड़ा वो धरती है जिस धरती पर राष्ट्र कवि कुवेंपु जी ने साफ साफ कहा रहा है, साफ साफ कहा है कि कर्नाटका भारत राष्ट्र का अभिन्न अंग है। जया भारत, जया भारत जननिया जननिया तनुजते, जया हे कर्नाटक माते। कर्नाटका हर कन्नडिगा के लिए एक मां है, मां, और इसे भारत माता की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है। यही मैं हर कन्नडिगा की भावना को समझता हूं भाइयों, आपके दिल की आवाज को समझता हूं। इस भावना का अपमान कर्नाटका की संस्कृति, यहां के गौरव का अपमान है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का इतिहास यही रहा है। कांग्रेस ने भाई को भाई से बांट दिया, कांग्रेस ने राज्यों को आपस में लड़ाया, कांग्रेस ने देश में जाति और सांप्रदायिक आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
और जब जब उन्होंने ऐसे किया है, भारत की जनता उन्हें हराने के लिए एकजुट हो गई है। इसलिए वे पॉलिटिकल ऑक्सीजन पाने के लिए किसी भी कीमत पर कर्नाटका में सत्ता में आना चाहते हैं। कर्नाटका के लोग कांग्रेस का ये पाप, ये अपराध कभी भी माफ नहीं कर सकते। क्या माफ कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं? ये कर्नाटका का अपमान माफ कर सकते हैं? भाइयों बहनों, इसका जवाब कांग्रेस को 10 मई को मिलेगा, पूरी ताकत से मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आज कांग्रेस के उस एजेंडे का भी खुलासा किया, इस देश के लोगों को बताया, जिसके तहत राहुल गांधी और कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने कहा है कि यह देश राज्यों का एक संघ है। यह देश नहीं है, एक राज्यों का संघ है। जिस राज्य को जब चाहे जब मर्जी हो वो राज्य अलग हो सकता है। उसी एजेंडे का नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपने जनसभा के दौरान इस देश के लोगों को बताया, कांग्रेस के उस एजेंडे को बेनकाब किया। उसे जरूर सुनना चाहिए इस देश के लोगों को। और वह एसडीपीआई जो 1 महीना पहले तक कह रहा था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हम अपना 100 प्रतिनिधि उतारेंगे, 100 सीटों पे अपना उम्मीदवार उतारेंगे, वह एसडीपीआई कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद 100 से सीधे 16 सीट पे क्यों आ गया? ऐसा क्या समझौता हो गया कांग्रेस और एसडीपीआई के अंदर कि जो पार्टी 100 सीटों पे लड़ रही थी वो एकदम से 16 सीट पे 84 सीटें कम कर लिया एकदम से। 2, 4, 10 सीटों का कम ज्यादा तो समझ में आता है, लेकिन 84 कोई पार्टी 84 सीट कम कर लेता है तो इस बात से समझना चाहिए कि उसके पीछे का षड्यंत्र और साजिश बहुत ही बड़ा और बहुत गहरा है। दरअसल जिस तरह से एसडीपीआई ने अपना उम्मीदवारों का संख्या कम किया है, सीटों की संख्या कम किया है, और वो भी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को प्रतिबंधित करने के लिखित आश्वासन के बाद, उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि एसडीपीआई ने कांग्रेस पार्टी को ये ऑफर दिया था या उनके साथ एक डील हुई थी कि अगर आप बजरंग दल को प्रतिबंधित करने का हमें लिखित आश्वासन देते हैं, प्रतिबंध लगाने का हमें लिखित आश्वासन देते, तो हम आपके साथ गठबंधन करने को और आपको जिताने के लिए हम चुनाव में सहयोग करेंगे, हम आपके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। इसी समझौते के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का लिखित आश्वासन दिया उस आतंकवादी संगठन को। जब जाकर उसने अपनी सीटों की संख्या कम किया है और कह क्या रहा है, उसका कहना यह है कि हमारे पास संसाधनों की कमी था, हम उतने सीटों पे चुनाव नहीं लड़ सकते थे, हम संसाधनों को उतने लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे। क्या इस देश में कोई भरोसा करेगा कि पीएफआई जैसे संगठन के पास संसाधनों की कमी है, पैसों की कमी है, जिसके पास देश विदेश से न जाने कितने पैसे आते हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वह संगठन कह रहा है कि मेरे पास संसाधनों की कमी है, इसलिए मैंने अपना उम्मीदवार कम कर लिया। ये उम्मीदवार कम करने के पीछे का कारण बहुत ही बड़ा है, जिसको नरेंद्र मोदी ने बताया है इस देश के लोगों को, और उसे सुनना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए। कर्नाटक का चुनाव वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे है। कर्नाटक का चुनाव इस देश के राजनीतिक दशा और दिशा को तय करने वाला चुनाव हो गया है। जिस तरह से कर्नाटक चुनाव के समय और इस देश में, जिस तरह से इस देश में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और इसी समय इस देश में एससीओ का बैठक भी हुआ है, और उसी दौरान मणिपुर से लेकर दिल्ली तक जो राजनीतिक नाटक चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है, यह स्पष्ट करता है, नरेंद्र मोदी के उन आरोपों को भी स्पष्ट करता है कि किस तरह से इस देश में कांग्रेस पार्टी इस देश को अशांत करने के लिए विदेशी शक्तियों का सहायता ले रही है, विदेशी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह से विदेशी शक्तियों के हाथों कांग्रेस पार्टी खेल रही है। जिस तरह से जंतर मंतर से लेके मणिपुर तक जो अशांति फैली हुई है,
इससे स्पष्ट होता है कि इस देश और इस देश के वर्तमान सरकार के खिलाफ विदेशी ताकतों के सहायता से कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी खेल कर रही है। सत्ता के लालच में, कुर्सी के लिए इस देश का सौदा कांग्रेस पार्टी ने विदेशी ताकतों से कर चुका है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता है कि जब जब इस देश में कोई चुनाव आता है तब तब इस तरह का नाटक नौटंकी ड्रामा होता है, या जब जब इस देश में कोई विदेशी डेलीगेट्स आते हैं तब तब इस देश में इस तरह का अशांति और माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं होता है। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है इस देश के लोगों को। वाकई यह दौर बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। इस देश के लोगों को निर्णय करने की घड़ी आ गई है कि इस देश का दशा और दिशा कैसा होना चाहिए, किस तरह से इस देश का भविष्य कैसा होना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।